सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का आरोपी पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकवादी घोषित। चीन द्वारा वीटो वापस लेने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लिया फैसला। चीन की आबादी हुई कम, आर्थिक विकास दर में भी 2.9% की गिरावट दर्ज। कोरोना महामारी को माना जा रहा है कारण। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाले विपक्ष पर हमलावर हुई भाजपा। कहा, अनर्गल आरोप लगाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया आईना। थोक महंगाई में भारी गिरावट, घटकर 22 महीने के निचले स्तर पर 4.95% पर आई। सब्जियों और तिलहन सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के चलते आई गिरावट। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में पीडब्ल्यूसी का सर्वे हुआ पेश। विश्व के 73% सीईओ ने इको ग्रोथ में गिरावट की जताई आशंका। मौजूदा अर्थव्यवस्था में भारतीय सीईओ शीर्ष पर। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। भारत पिछले साल लश्कर ए तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने वीटो लगाकर अड़ंगा डाल दिया था। इससे नाराज भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर चीन की आलोचना की थी, लेकिन अब जाकर चीन ने अपना वीटो वापस ले लिया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का अवसर मिल गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि होने से पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद के बीच ये पत्र सामने आया है। एक अन्य ट्वीट में कानून मंत्री ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्र में कंटेंट्स सुप्रीम कोर्ट की पीठ के निर्देश और टिप्पणियों के अनुरूप हैं। सुविधाजनक राजनीति ठीक नहीं है, खासकर न्यायपालिका के नाम पर। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने और उसे डराने धमकाने का आरोप लगाया है। भारत और ब्रिटेन अगले माह यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत करेंगे, जो 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को 2 साल तक ब्रिटेन में रहने और काम करने की अनुमति देगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस योजना की शुरुआत 28 फरवरी से की जाएगी। 15वीं भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय मंत्रणा यानी एफओसी के बाद यह जानकारी दी गई। दिल्ली के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बाटन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी बातचीत की। इस दौरान रोडमैप 2030 के तहत चर्चा हुई। बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं को G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान समूह की रूपरेखा में शामिल कराने की कोशिश करेगा। उन्होंने केन्या के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ के साथ बैठक के दौरान की टिप्पणी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल केन्या के दौरे पर है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने शांति और विकास के लिए आतंकवाद को खत्म करने के सामूहिक प्रयासों का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की केन्या की नेशनल असेंबली के स्पीकर एम वेंटांगुला से भी मुलाकात हुई। चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत G20 ढांचे में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को शामिल करने का प्रयास करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने
पेगासस स्पाईवेयर, नोटबंदी, राफेल विमान सौदा और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सहित अन्य मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए नकारात्मक अभियान चलाया। ऑपोजिशन का कंप्लीट ये नेगेटिव कैंपेन को बार बार कोर्ट के द्वारा ऐसे जजमेंट के द्वारा उनको नकारते आए। ऑपोजिशन का नेगेटिव कैंपेन के ऊपर टीका टिप्पणी कोर्ट के द्वारा होते आए। क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। वो 9 मुद्दे में सिर्फ आपको कोट कर रही हूं जहां नेगेटिव प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन बुनियाद आरोप लगाकर चला, उन सब में हर एक में कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है। तो विपक्ष पर हमलावर हुई यहां पर बीजेपी। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2023 में 9 राज्यों और 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर के 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 बूथ चिन्हित किए गए थे जहां बीजेपी कमजोर थी और जहां पार्टी को पहुंचना था, लेकिन 1,30,000 बूथों तक पहुंचे और पार्टी की नीतियों का प्रसार किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत की प्रगति की सराहना भी की। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है। चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, भोजन योजना हो, डीबीटी हो, अन्य सुरक्षा के हो, तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति एम्पावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। बात करते हैं अगली खबर की। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या सोमवार को बढ़कर 849 हो गई। हालांकि मारवाड़ी क्षेत्र में पानी के रिसाव की मात्रा घटकर 163 लीटर प्रति मिनट होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं असुरक्षित होटलों को हटाने का काम जारी है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने देहरादून में कहा कि दरार वाले भवनों में से 165 भवन असुरक्षित क्षेत्र में हैं। अभी तक 237 परिवारों के 800 सदस्यों को अस्थायी राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अंतरिम सहायता के रूप में 190 प्रभावित परिवारों को 2.85 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा भवनों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए उन पर क्रैक मीटर लगाए गए हैं। अभी तक 400 मकानों की क्षति का आकलन किया जा चुका है। वहीं भूधसाव के कारण ऊपरी हिस्से में एक दूसरे से खतरनाक रूप से जुड़ गए 2 होटलों के ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। इस बीच ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में सुबह जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में जोशीमठ रक्षा महायज्ञ शुरू हुआ। शंकराचार्य ने बताया कि यह महायज्ञ अगले 100 दिनों तक चलेगा, जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक आहुतियां दी जाएंगी। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने कोविड-19 के टीके कोवैक्स को ऐसे वयस्कों के लिए बाजार में उतारने को मंजूरी दी है जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों प्रारंभिक खुराक हासिल हो चुकी है। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह का, जो कि हमें जानकारी देंगे जोशीमठ में जो दरार वाले मकान है उसको लेकर के जो तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं उससे संबंधित समझना चाहेंगे। नवविक्रम, वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि परिवार की संख्या बहुत ज्यादा है और आप खुद वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट लेवल पर मौजूद हैं, तो क्या स्थिति है, क्या एहतियात बरती जा रही है, किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो लोग राहत शिविरों में हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो विंटर सीजन यहाँ पर जो कड़ाके की सर्दी है, इसके अलावा बर्फबारी का डर है, जो जोशीमठ का इलाका है वहाँ पर तो ज़्यादा मुश्किल हो सकती है अगर ऐसे में बारिश होती है। लेकिन जैसा कि कल मेरी यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं चमोली के, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि फौरी राहत के लिए तो बेहतर इंतजाम किए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, जिनके घरों में दरारें हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लेकिन इसके साथ ही लॉन्ग टर्म पर भी काम चल रहा है। ऐसी जगह चिन्हित की जा रही हैं जहां पर कि लोगों को फिर से रीसेटल किया जा सके, लोगों को के पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। और एक बड़ी चुनौती इस पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ एक और है पराक्रम, वो बताना चाहूंगा कि जोशीमठ से ही सटा हुआ औली है। औली में सरकार विंटर गेम्स की तैयारी कर रही है। यहां कोशिश है सरकार की कि जो, क्योंकि बहुत लोगों की जो आजीविका है, जो जीविका का साधन है, यहां पर्यटन है। और औली में इस सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं जो कि अब नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को बेहतर रोजगार मुहैया हो और उनकी रोजी रोटी पर फर्क ना पड़े ज्यादा। ऐसे में सरकार ने यहाँ विंटर गेम्स की समेत तमाम तैयारियां की हैं। लेकिन मूल बात यही है कि जोशीमठ जो इलाका है वो भारत के लिए ऐतिहासिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक समेत तमाम पहलुओं पर बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि चीन की सीमा यहां से कुछ दूरी पर है। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ जो यहां पर कि भारत के जो सनातन धर्म में बेहद पवित्र स्थान माने जाते हैं वो यहां पर मौजूद है। ज्योतिर्मठ है जो शंकराचार्य का बसाया हुआ यहां मठ है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है किसी तरीके से इस स्थान को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए और यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले ताकि वो अपनी आजीविका नवविक्रम, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए 190 प्रभावित परिवारों को जो 2 करोड़ 85 लाख रुपए वितरित किए गए हैं, क्या इस राशि को और आगे बढ़ाने की संभावना है या इतनी जो राशि दी गई है क्या इसमें उनका गुजर बसर हो पाएगा? ये आगे कैसे बढ़ाया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को? पराक्रम, जो फिलहाल जो राशि दी गई है यहाँ पर जो परिवार को, वो फौरी राहत के तौर पर दी गई है कि लोग अपने घरों से, देखिए तुरंत लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा है, ऐसे में उन्हें फौरी राहत के तौर पर। लेकिन बाकी सारा असेसमेंट कर यहाँ पर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन उसकी तैयारी कर रहा है और वो पूरी उसकी जांच कर और परख कर कि कितना लोगों को सेटलमेंट होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं जहां लोगों के मकान बनने हैं। तो जो दूरगामी जो राहत है उसके लिए तो सरकार अलग कदम उठा रही है। जो फिलहाल जो राशि प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है वो फौरी राहत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवविक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह मौजूद हैं जोशीमठ में, ग्राउंड जीरो से संसद टीवी रिपोर्टिंग कर रहा है आप सभी के लिए। और अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने कोविड-19 टीके कोवैक्स को ऐसे वयस्कों के लिए बाजार में उतारने को मंजूरी दी है जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों प्रारंभिक खुराक हासिल हो चुकी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद DCGI ने यह मंजूरी प्रदान की है। सूत्रों के मुताबिक SII के सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने कुछ देशों में महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर वयस्कों के लिए हीट्रोलोगस बूस्टर खुराक के रूप में कोवोवैक्स को मंजूरी देने के लिए हाल ही में DCGI को पत्र लिखा था। बात अगली खबर की करेंगे। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा और उसकी संचालन प्रणाली के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों समेत सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित रहे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित RVM किसी भी तरह से इंटरनेट से नहीं जुड़ी होगी। निर्वाचन आयोग की इस इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग करते हुए प्रवासी मतदाता देश में अलग अलग स्थानों से वोट दे सकते हैं।
मशीन में ईवीएम जैसा ही सुरक्षा तंत्र मौजूद है। इस नई मशीन का उपयोग करके एक ही रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीकों के बारे में भी सभी दलों से 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। बात अगली खबर की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग झारखंड में जैन समुदाय के तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ आए प्रतिवेदनों पर आज सुनवाई करेगा। इस सिलसिले में आयोग ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया है। आयोग पहले ही राज्य सरकार से जैन समुदाय के लोगों की मांग पर विचार करने का आग्रह कर चुका है। शिवसेना के सिंबल को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच आपसी तकरार जारी है। शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया है और उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी ही पार्टी असली शिवसेना है। इस मामले में आज चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट से अलग होने के बाद वागी विधायकों की मदद से भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस सरकार में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं मौसम के हाल की। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हिमालय से आने वाली सर्द उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में अगले 2 दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली के कई हिस्सों और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर को लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। सर्दी का यह दौर अभी कुछ दिन जारी रहेगा। शीतलहर के मद्देनजर उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 22 जनवरी तक निजी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में जारी अति शीतलहर और पाला का दौर 18 जनवरी तक जारी रहेगा। 19 जनवरी से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की, शीतलहर से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय आज से 23 जनवरी 2023 तक भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती यानी कि पराक्रम दिवस मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाएगा। 23 जनवरी 2023 को पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन होगा। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 19 जनवरी तक अल सल्वाडोर का दौरा करेंगी। इस दौरान वो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति, विदेश मामलों, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मंत्रियों के साथ बैठकें भी करेंगी। सरकार ने कोविड-19 रोधी टीकों के आयात पर 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क में छूट दी है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदसाव संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालती हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपराध के दायरे में लाने की मांग कर रही याचिकाओं पर केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। इन याचिकाओं पर सुनवाई 21 मार्च से शुरू होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी 18 जनवरी को मेघालय का दौरा करेंगी। इस दौरान वो उत्तरी गारो हिल्स जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसका मकसद पूर्वोत्तर राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड का कोई भी नया केस दर्ज नहीं किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड के 9 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की कुल संख्या 19,80,781 हो गई है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि जब सोमवार को दिल्ली में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में विमोचन किया। इस पथ प्रवर्तक बेस्ट सेलिंग पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के लिए एक ताजा दृष्टिकोण की रूपरेखा दी है।
केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज इंडियन अचीवर्स अवार्ड सेकंड एडिशन 2023 से विभिन्न विभूतियों को सम्मानित करेंगे। पीसी इंडियन अचीवर्स अवार्ड रक्षा, राष्ट्रीय रक्षा, खेल, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कार्यरत विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से 4 दिवसीय एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बैलून फेस्टिवल के अलावा बोट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बार होने वाले बैलून फेस्टिवल में एससीओ देशों, शंघाई सहयोग संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाबालिग महिलाओं के अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। इस अपराध को रोकने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रयास करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार से निर्देश दिया कि इन कृत्यों को निष्पक्ष रूप से घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप रोकने और पूरी तरह से जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। अमेरिका में स्थायी रूप से बचने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ग्रीन कार्ड आवेदकों की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों और वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए प्रीमियम सुविधा का विस्तार करने जा रहा है। यह घोषणा खासकर ऐसे आवेदनों के लिए की गई जो विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण से संबंधित है। ग्रीन कार्ड के EB1 और EB2 आवेदनों की प्रीमियम प्रोसेसिंग के साथ इन श्रेणियों का विस्तार विभिन्न चरणों में किया जाएगा। संयुक्त राज्य नागरिकता और आप्रवासन सेवाओं की ओर से कहा गया है कि यह पहले से दायर सभी फॉर्म I-140 याचिकाओं उन्नत डिग्री वाले व्यवसायों के सदस्यों के रूप में E21 वर्गीकरण या राष्ट्रीय ब्याज छूट के अतिरिक्त होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेनी शहर निप्रो में एक बड़ी आवासीय इमारत पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें कम से कम 40 नागरिकों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की सहयोगी प्रवक्ता स्टेफनी ट्रेम्बले ने बताया कि हमला युद्ध के कानूनों के उल्लंघन का एक और उदाहरण है। ट्रेम्बले ने कहा कि नागरिकों को हमले का सामना करना पड़ा। हवाई हमलों में दर्जनों नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में घरों, स्कूलों, अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के गोशेन में हुई गोलीबारी में एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई। शूटिंग मध्य कैलिफोर्निया में एक घर में हुई। जांच अधिकारी कम से कम 2 संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। मारे गए लोगों में मां और उसका 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। जांचकर्ताओं के मुताबिक ऐसा लगता है कि इस परिवार को एक गिरोह के जरिए टारगेट किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात, आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। चीन में पिछले साल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों, रियल एस्टेट मंदी के कारण आर्थिक विकास दर 3% तक गिर गई। हालांकि पाबंदियां हटने के बाद से धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि एक साल में 2.9% तक गिरी। विशेषज्ञों का कहना है कि पाबंदियां हटने के बाद से धीरे धीरे शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में लोगों की मौजूदगी बढ़ रही है। वहीं सरकार के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि संक्रमण की मौजूदा लहर गुजर चुकी है। गौरतलब है कि पिछले साल की आर्थिक विकास दर 2021 की 8.1% से आधे से भी कम थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में कल सोमवार से विश्व आर्थिक मंच की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बार की थीम है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बैठक में PwC के सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर 73% CEO को उम्मीद है कि इको ग्रोथ में गिरावट आएगी। बढ़ते भू राजनीतिक जोखिमों के बीच अधिकांश भारतीय CEO ने एक सर्वेक्षण में संकेत दिया कि वो परिचालन लागत को कम कर रहे हैं या कम करने की योजना बना रहे हैं। यहां तक कि वो अपने देश की आर्थिक संभावनाओं पर अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक उत्साहित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1337 करोड़ रुपए की भारी भरकम जुर्माने को लेकर कानूनी लड़ाई में फंसे गूगल इंडिया से पूछा कि क्या वो भारत में उसी नियम का पालन करेगा जैसा कि वो यूरोप में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप के संबंध में करता है। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि NCLAT के एक आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिस्पर्धा नियामक द्वारा
1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेपी पारदीवाला की पीठ ने अमेरिकी फर्म की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी से अगली सुनवाई में इस पहलू को स्पष्ट करने के लिए कहा है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों पर। साउथ अफ्रीका के बेनोनी में खेले जा रहे अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। सोमवार को खेले गए मुकाबले में भारत की महिला टीम ने यूएई को 122 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। यूएई को जीत के लिए 220 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की इस विशाल जीत में कप्तान शेफाली वर्मा के 78 और उप कप्तान श्वेता सहरावत के नाबाद 74 रनों का अहम रोल रहा। भारतीय टीम ग्रुप डी के अपने आखिरी मुकाबले में 19 जनवरी को स्कॉटलैंड का सामना करेगी। भारत ने अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से पराजित किया था। वहीं ओडिशा में खेले जा रहे 15वें हॉकी विश्व कप 2023 के दौरान आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। विश्व कप में आज पहला मुकाबला जापान और कोरिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे भुवनेश्वर स्थित हॉकी मैदान में खेला जाएगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला जर्मनी और बेल्जियम के बीच होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला शाम 7 बजे भुवनेश्वर में ही खेला जाएगा। और इस खबर के साथ टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 17 जनवरी की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। 17 जनवरी साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की पहली बैठक हुई। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशकों में ही दुनिया ने 2 विश्व युद्धों की भीषण त्रासदी देखी। पूरी दुनिया में अशांति का माहौल था। ऐसे में एक ऐसी संस्था की मांग उठने लगी जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में काम कर सके। और इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। 75 सालों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की अध्यक्षता की। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने यूएनएससी की अध्यक्षता की। 17 जनवरी साल 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सैन्य अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के साथ खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई। इस अभियान की शुरुआत हुई अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी और कुवैत की संयुक्त सेना द्वारा इराक पर हमले से। इराक पर सैन्य कार्रवाई के तहत रणनीतिक ठिकानों, तेल शोधन कारखानों और बगदाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के 2 घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने टेलीविजन पर दिए संदेश में सद्दाम हुसैन को कुवैत से अवैध कब्जा छोड़ने की चेतावनी दी।